नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिसर्च का थर्ड चैप्टर स्कोप नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ रिसर्च जो है स्कोप नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद। इसमें हम मेन 3 टॉपिक्स कवर करेंगे जो है स्कोप, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कोप ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद। रिसर्च इज़ अ लाइफ लॉन्ग पैशन। ये एक रेस्टलेस क्यूरियोसिटी से चलती है जो बारीक से बारीक डिटेल्स यानी कि माइन्यूटेस्ट डिटेल्स को कवर करता है। इसको रिसर्च करने के लिए हाई सेल्फ एस्टीम, एडवांस स्किल्स, रॉबस्ट नॉलेज यानी कि स्ट्रॉन्ग नॉलेज और ह्यूमिलिटी होना चाहिए। इन सब के लिए आपको सालों की ट्रेनिंग और एप्रेंटिसशिप चाहिए होती है। करेंटली हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ साइंटिस्ट नहीं है जिनको आयुर्वेद और बेसिक साइंस दोनों में नॉलेज हो। ऐसे क्रिटिकल मास के बिना अनरियलिस्टिक है कि हम इतनी हाई क्वालिटी रिसर्च की एक्सपेक्टेशन लगाएं। तो इसको हम ओवरकम कैसे करें? बाय क्रिएटिंग अ न्यू जेनरे ऑफ वैद्य साइंटिस्ट। ये बिल्कुल भी इम्प्लाई नहीं करता कि वैद्य साइंटिस्ट नहीं बन सकते या फिजिशियन साइंस नहीं कर सकते। वैद्य साइंटिस्ट एक ऐसी कैटेगरी होगी जैसे फिजिशियन साइंटिस्ट या क्लिनिकल रिसर्च जो मॉडर्न बायोमेडिसिन में भी रेयर स्पीशीज़ है। अब फिजिशियन साइंटिस्ट को इन डेप्थ ट्रेनिंग इन मेडिसिन एज वेल एज रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहिए होती है। वैसे ही वैद्य साइंटिस्ट जो एकेडमिक या इंडस्ट्रियल आयुर्वेदिक रिसर्च में काम करना चाहते हैं उन्हें इंस्टीट्यूशन और रिसर्च काउंसिल्स की स्पेशल सपोर्ट और नर्चर की ज़रूरत है। एक स्पेशल नीश होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में फॉर वैद्य साइंटिस्ट। इस स्कोप को हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है: थियोरेटिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च। थियोरेटिकल रिसर्च में आयुर्वेद के फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं और बायोमेडिसिन में मेजर पैराडिगम शिफ्ट लाने की पोटेंशियल रखता है, जैसे कि गुण, दोष, धातु और मल। ये सब साइंटिफिक कोरिलेट से समझाना। कॉन्सेप्ट जैसे प्रज्ञा परार्थ, ऋतुचर्या, पथ्य, प्रकृति और कायाकल्प। रिसर्च करते वक्त आयुर्वेद के एविडेंस के मोड्स को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे आप्त, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और युक्ति। क्लिनिकल रिसर्च की बात करें तो क्लिनिकल रिसर्च आयुर्वेद में एक बहुत फ्रूटफुल डोमेन है न्यू नॉलेज के लिए। आयुर्वेद बिसाइड ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी रिच और अनएक्सप्लोर्ड है। क्लिनिकल रिसर्च का फोकस एविडेंस बेस्ड, वैलिड, कंसेंशुअल, कंग्रुएंट और कॉन्करेंट मोड्स पर होना चाहिए। देयर इज ऑल्सो एन अर्जेंट नीड फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च इन आयुर्वेद। रिसेंट ईयर्स में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आयुर्वेद में कई एक्साइटिंग पार्ट्स डेवलप हुए हैं। उनमें से एक है आयुर्वेदिक फार्मेकोएपिडेमोलॉजी और रिवर्स फार्मेकोएपिडोलॉजी, जिसमें हमें काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है। इसमें क्या होता है तो नेचुरल प्रोडक्ट ड्रग डिस्कवरी होती है। आयुर्वेदिक फार्मेकोएपिडेमोलॉजी और रिवर्स फार्मेकोलॉजी पर काफ़ी काम हुआ है। आयुर्वेदिक फार्मेकोएपिडेमोलॉजी ड्रग यूज, सेफ्टी और नोवल एक्टिविटीज़ पर रिच डाटा प्रोवाइड करती है। रिवर्स फार्मेकोलॉजी इन डाटा का इस्तेमाल करती है ताकि एक्सपेरिमेंशियल, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में आगे रिसर्च हो सके। रिवर्स फार्मेकोलॉजी के पाथ में मेडिसिनल प्लांट्स में सेवरल ड्रग लाइक एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। उन प्लांट प्रिंसिपल्स को ड्रग कैंडिडेट्स की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है और सेफ्टी और एफिकेसी दोनों शो करते हैं। इस पाथ के कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स भी रहे हैं, जैसे कुटकी हमने सुना होगा, वो यूज़ होता है फॉर वायरल हेपेटाइटिस। आत्मगुप्ता यूज़ होता है फॉर पार्किंसंस डिजीज। हरिद्रा यूज़ होता है एज अ कैंसर प्रिवेंटिव। अमृता यूज़ होता है एज एन इम्यून मॉड्यूलेटर और अश्वगंधा यूज़ होता है एज एन एंग्जाइटी न्यूरोसिस। अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, जो है हमारा नीड ऑफ रिसर्च ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद में रिसर्च की नीड क्या है? रिसर्च शुड बी अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज एंड नॉलेज इनटू विजडम। यानी कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कन्वर्ट करता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में और नॉलेज को विजडम में। जैसे कि हम दूध को घी में कन्वर्ट करते हैं। ये मोर बैलेंस्ड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और इक्वली एम्फेसाइजिंग होना चाहिए लिटरली फील्ड में। इट शुड इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक फार्मेसी एंड प्रैक्टिस इन अ प्रोफाउंड वे। पर ये सब तो बताया गया है कि होना क्या चाहिए, पर एक्चुअली क्या होता है? तो एक्चुअली बताया गया कि लास्ट 50 ईयर्स में नया रिसर्च ज़्यादा नहीं हुए और जितने हुए हैं वो टेक्स्ट बुक में ऐड ही नहीं किए गए। मेनली आयुर्वेद के फील्ड में जो ड्रग रिसर्चर्स लास्ट 6 डिकेड्स में हुए हैं उसने आयुर्वेदिक समझ या कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा एनरिच नहीं किया, क्योंकि आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक में ऐड ही नहीं हुए। लास्ट 60 ईयर्स के हर्बल फार्माकोलॉजी रिसर्च ने कुछ कॉन्सेप्ट जैसे रिवर्स फार्माकोलॉजी और होल क्रूड ड्रग्स का यूज़ फ्रैक्शन आइसोलेट करके क्लिनिकल ट्रायल्स करने की जगह कन्फर्म किया है। इन लीड्स ने रिसर्चर्स का हर्बल मेडिसिन के लिए माइंडसेट भी चेंज किया। लास्ट डिकेड में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर मेडिसिनल वर्ल्ड में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी ज़्यादा फ़ायदा मॉडर्न मेडिसिन की नॉलेज को एनरिच करने में और आयुर्वेदिक हर्ब्स को मॉडर्न मटेरियल मेडिकेशन में इंक्लूड करने में हुआ है।
Since the last few years, it has been felt that there is a great need for separate research methodology for Ayurveda. लास्ट कुछ ईयर से ऐसा फील किया गया कि एक अलग रिसर्च मेथोडोलॉजी होनी चाहिए हमारे आयुर्वेद के लिए, और WHO ने ये अटेम्प्ट भी किया इन 2000, पर ये डॉक्यूमेंट ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर ऑफ आयुर्वेदिक फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी। यानी कि इस डॉक्यूमेंट ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च मेथोडोलॉजी का एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग दी जाए, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एरिया में इन्वेस्ट नहीं किया, जिसके कारण आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन में नॉन क्वालिफाइड रिसर्चर्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, जो कि आयुर्वेद रिसर्च के बैकबोन होने चाहिए। आयुर्वेद में क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत है। इसके 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। क्यों? सबसे पहला, आयुर्वेदिक क्लासिक में दिए फैक्ट्स का रीवैलिडेशन करने के लिए और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने के लिए। सेकेंड, टू फाइंड आउट बेटर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ फॉर द एग्जिस्टिंग डिसीज़ एंड फॉर न्यूअर डिसीज़, यानी कि एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए बेटर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ ढूंढने के लिए और नए डिसीजेस के लिए। थर्ड, टू स्टैंडर्डाइज द ट्रीटमेंट प्रोसीजर साइंटिफिकली। और लास्ट है, किसी भी ड्रग की डोज, ड्यूरेशन, इंडिकेशन और साइड इफेक्ट प्रोफाइल एस्टेब्लिश करने के लिए। इसलिए अगर आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन को डिसीज़ के मैनेजमेंट में सपोर्ट देना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और डायग्नोस्टिक टूल्स पर और रिसर्च करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ ड्रग्स पर। मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी आयुर्वेद के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में पैराडिग्म शिफ्ट की ज़रूरत है। अब आते हैं हम थर्ड कि इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च का इन आयुर्वेद। तो रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन एंड स्टडी है ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन, सो इट शेप्स पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। Through research findings, psychologists are able to explain individuals' behavior, including how people think and act in certain ways. तो रिसर्च एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन और स्टडी होती है जिसमें मटेरियल्स और सोर्सेज का यूज़ करके हम फैक्ट एस्टेब्लिश करते हैं और नए कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। ये लोगों की वर्ल्ड को समझने की एबिलिटी को शेप करता है। रिसर्च फाइंडिंग्स के थ्रू साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाते हैं, जैसे लोग कैसे सोचते हैं और बिहेव करते हैं। इससे डिसऑर्डर्स को समझना, डिसीजेस को समझना और उनका पर्सन और सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होता है ये डिटरमाइन करने में मदद मिलती है। इससे सूटेबल ट्रीटमेंट डेवलप किए जाते हैं ताकि इन इंडिविजुअल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। रिसर्च की वजह से जो नए मेडिकल ट्रीटमेंट है वो डेवलप हुए हैं जिन्होंने कई डिसीजेस को काउंटर किया और ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई है। अब पॉसिबल है कि आप 10 साल ज़्यादा जी सकते हैं देन इन 1930s। अर्ली डेथ और विटामिन डेफिशिएंसीज के कॉज भी रिसर्च की प्रोग्रेस से आइडेंटिफाई हुआ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च? पैटर्न ने 1990 में पॉइंट आउट किया कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ आइडेंटिफाइंग द पर्पस इन अ रिसर्च प्रोसेस। उनने पर्पस के बेसिस पे रिसर्च को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया: बेसिक, अप्लाइड, एवेल्युएशन और एक और एक्शन रिसर्च। बेसिक रिसर्च, तो इस रिसर्च का पर्पस होता है अंडरस्टैंड करना और एक्सप्लेन करना, मतलब रिसर्च थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रोपोजिशंस को फॉर्मुलेट और टेस्ट करती है जो आइडियली टाइम और स्पेस के अक्रॉस जनरलाइज हो सके। ये रिसर्च एक थ्योरी फॉर्म करती है जो फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है और नॉलेज में कंट्रीब्यूट करती है। ये रिसर्च डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है, यानी कि व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस बताती है, वो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बताती है। सेकंड आते हैं हम अप्लाइड रिसर्च में। तो द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च इज टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन मोर इफेक्टिवली कंट्रोल द एनवायरनमेंट। यानी कि अप्लाइड रिसर्च में इस रिसर्च का पर्पस होता है लोगों की ह्यूमन प्रॉब्लम्स को समझना ताकि ह्यूमंस अपने इन्वायरमेंट को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें। सिंपल शब्दों में ये रिसर्च ह्यूमन और सोसाइटी प्रॉब्लम्स के पोटेंशियल सॉल्यूशन ढूंढती है। ये रिसर्च प्रिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है और हाउ पर फोकस करती है। थर्ड आता है हमारा इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च जो है इसको आउटकम्स को स्टडी करती है। इवैल्यूएशन रिसर्च प्रोसेस जो है ये आउटकम्स को स्टडी करती है जो किसी सॉल्यूशन को अटेम्प्ट करने के लिए किए जाते हैं। फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन रहता है इसमें। फॉर्मेटिव रिसर्च का पर्पस होता है ह्यूमन इंटरवेंशन को इम्प्रूव करना, जैसे स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर या कुछ टाइम के अंदर। और समेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस होता है किसी इंटरवेंशन के फाइनल रिजल्ट को जज करना। अब आते हैं हम लास्ट टाइप जो होता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का एम होता है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो किसी प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी के अंदर हो। पैटर्न ने 1990 में डिस्क्राइब किया कि एक्शन रिसर्च में डिज़ाइन और डाटा कलेक्शन ज़्यादा इनफॉर्मल होते हैं और सिचुएशन में जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने और खुद को स्टडी करने में। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।